आप लोगों का स्वागत करती हूँ इस नए सेशन में, जिसमें हम एक नया चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो है हमारा बल। बल का मतलब मैं क्या बताना चाहती हूँ कि लॉज ऑफ मोशन और फोर्स। इस चैप्टर का नाम आपका बुक में ये भी हो सकता है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और फोर्स, यानी बल और न्यूटन के गति के नियम। गति के नियम न्यूटन के द्वारा और बल। ठीक है, तब हम इसमें बात करते हैं कि न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन की थ्योरी तो आप लोग जानते होंगे कि न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे, उनके सर पे सेब गिर गया क्योंकि वो सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तभी उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी कि सेब नीचे ही क्यों गिरा, सेब ऊपर भी तो जा सकता था। पर पृथ्वी के पास एक ऐसी आकर्षण शक्ति यानी बल है जिसके कारण वो किसी भी चीज को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, वो भी एक प्रकार का बल ही है जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। और दूसरा एक और चीज, जैसे कि गति के समीकरण जैसे आपने पढ़े थे, उसी तरह से गति के 3 नियम भी है कि गति की कौन 3 नियमों पर निर्भर करती है। ठीक है, कौन से वो 3 नियमों का पालन करती है गति। और तीसरा, इसमें हम बल के बारे में समझेंगे और गति के 3 नियमों के बारे में समझेंगे। तो बल के बारे में आपने क्या समझा? बल किसी को खींचना या धक्का देना, मतलब जिसमें भी ताकत लगेगी आपकी और उस चीज को हिलाने के लिए या फिर खींचने के लिए या घिसकाने के लिए आपको किसी भी एक चीज की जो जरूरत पड़ रही है ना, वो बल है। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ कि ये दीवार है, दीवार पे मैं धक्का दे रही हूँ, पर ये धक्का देना कोई फायदा तो देगा नहीं, इसलिए क्योंकि जो दीवार है वो अपनी जगह से विस्थापित नहीं होगी। और कुछ बल ऐसे भी होते हैं जहाँ पे हम अपना बल लगाए यानी धक्का देने की कोशिश करें उस चीज या वस्तु को या पत्थर को, तो वो विस्थापित भी हो जाते हैं अपनी जगह से समय के साथ, और बल के उपयोग से वो विस्थापित हो जाते हैं। पर जैसे कि ये दीवार है, इस पर आप कितना भी बल दे दीजिए ये विस्थापित नहीं होगा, यानी यहाँ पे बल देना बेकार है। ठीक है, तो मतलब ये सारी चीजें बल के बारे में। अब यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भरी है, जैसे मैं बता रही हूँ, जैसे कि ये एक बॉल है, ये अभी रेस्ट में है, रेस्ट यानी विराम अवस्था में है, और इस पे मैंने लात मार दी यानी किक मार दी, तो बॉल जो है थोड़ा सा घिसक के आगे चली गई तो मैंने उसने डिस्प्लेसमेंट ले ली अपनी जगह से। ठीक है, तो वही डिस्प्लेस जो ली उसने वो किस कारण ली, क्योंकि मैंने जो पैर से धक्का मारा था ना, किक मारी थी, वो बल है, बल के कारण उसने अपनी जगह बदल दी। ठीक है, ये भी 2 डब्बे हैं। ठीक है, जिसकी तरफ हम दोनों तरफ से बल लगा रहे हैं, दोनों तरफ से बल लगाने से क्या हो रहा है कि वो डिब्बा, जैसे मैं बताती हूँ, जैसे ये मेरा पाउच है। ठीक है, अब मैं इस पे ऐसे बल लगा रही हूँ, दोनों तरफ से बराबर बल लगाऊंगी तो ये पिचकेगा नहीं। ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों तरफ से बराबर बल लग रहा है तो ये पिचक नहीं रहा है, तो वही एक तरफ से ज्यादा एक तरफ से कम बल लगाऊंगी, ये पिचक गया। ठीक है, तो ये भी बल के कारण हुआ। ठीक है, और यहाँ पे जो तीसरी पिक्चर है, इसमें मैं ये समझाना चाहती हूँ आपको कि यहाँ से मैंने कोई वस्तु है उसे धक्का दिया, वो अपनी जगह से परिवर्तन हो गया, वो और नीचे से किसी मैंने बाल्टी में पानी भरा जिसे कुएं से खींचा, वो भी बल के कारण, यानी किसी को खींचना और धक्का देने की प्रक्रिया भी बल है। ठीक है, तो मैं बल की यानी फोर्स की डेफिनेशन लिख देती हूँ, उसे आप नोट डाउन कीजिए। मैंने बल की परिभाषा लिख दी है, जिसमें मैंने ये लिखा है 2 परिभाषाएं हैं। पहली परिभाषा, किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने को बल कहा जाता है। ठीक है, किसी वस्तु को धक्का देने या खींचने को बल कहा जाता है। तो दूसरा ये लिखा है, वह शक्ति जिसके कारण कोई वस्तु विरामावस्था से गति अवस्था में हो जाए वह फोर्स कहलाती है। ठीक है, ये 2 परिभाषाएं आप लिख लीजिए इसे। ठीक है, हो गया, तो आगे चलते हैं। अनबैलेंस और अब हम तो ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अनबैलेंस और बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है। अभी मैंने असंतुलित बल के बारे में लिखा है, मैं आपको यह बल समझाती हूँ। जैसे जब दोनों तरफ समान बल दिया जाए या अनुभव किया जाए। ठीक है, तो संतुलित बल का मतलब यह है ना कि जब दोनों तरफ समान बल दिया जाए
या अनुभव किया जाए। समान बल का मतलब इधर भी 50 न्यूटन का बल है, इधर भी 50 न्यूटन का बल है, और दोनों को जब एक साथ दिया जाएगा तो वस्तु में तो एक तरह से कोई भी दूसरा या अन्य बदलाव नहीं आएगा, ठीक है। और दोनों तरफ से बल लगने के कारण जो वस्तु होगी उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, वो अपनी ओरिजिनल शेप में ही रहेगी, और इसे बैलेंस फोर्स कहा जाता है। ये बैग वाला उदाहरण जो मैंने आपको दिया था वो बैलेंस फोर्स का ही था पहला। तो मैंने इधर से भी 50 न्यूटन का बल लगाया, उधर से भी 50 न्यूटन का बल लगाया, दोनों ने एक तरफ से दबाया बराबर बराबर, तो ये बैग पिचका नहीं या फिर इसका जो ओरिजिनल शेप है वो चेंज नहीं किया, ठीक है। ये समझाना चाहती हूँ। तो इसमें ये वाला मैंने दिखाया आपको, ये इसकी डेफिनेशन है। एक और इसका एग्जांपल ये हो सकता है जैसे रस्साकसी का खेल। रस्साकसी के खेल में इधर के भी लोग 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और टीम बी के लोग भी 50 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे को साथ बराबर खींच रहे हैं। तो ना इधर की टीम इधर वाली टीम को अपनी तरफ ला पा रही है, ना इधर की टीम अपनी तरफ ला पा रही है। तो ये दोनों तरफ बराबर बल लगने के कारण वो एक ही जगह स्थिर है, ठीक है। तो इनके ओरिजिनल शेप या डायमेंशन में कोई भी अंतर नहीं हो रहा या कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, ठीक है। इसे कहते हैं संतुलित बल। आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में मैं अभी बताती हूँ, असंतुलित बल क्या होते हैं, ठीक है। अनबैलेंस फोर्स में मैं बताती हूँ, कुछ ज्यादा नहीं करना। जैसे आप यहाँ अन लिखोगे और यहाँ असंतुलित बल लिखोगे, और लिख दिया तो असंतुलित हो गया, अन लिख दिया अनबैलेंस हो गया। जब दोनों तरफ असमान बल दिया जाए या अनुभव किया जाए, देखा और लगाने से सारा अर्थ परिवर्तित हो गया। When both sides produce unequal, UN लगा लीजिए, unequal force, और फिर an object cannot, या cannot की जगह लिख दो can change their original position is called unbalanced force। यानी इंग्लिश में अन लगा दो और हिंदी में और लगा दो, देखा पूरा अर्थ परिवर्तन हो गया इसी से। तो इसी तरह से अनबैलेंस फोर्स का भी मतलब यही हुआ कि जैसे ये पहला बैग वाला उदाहरण, इधर से 50 न्यूटन का बल है, इधर से 40 न्यूटन का बल है, दोनों तरफ से लगा दी पिचक गया, ठीक है। ये है अनबैलेंस फोर्स का उदाहरण। या इधर से मैंने 40 बल लगाया, इधर से 50 लगाया, ये टूट गई, ठीक है। ये भी अनबैलेंस फोर्स में और दोनों तरफ से बराबर लगा दी तो ये तो टूटने का काम किया, ये तो हिल भी नहीं गया। और उसी तरह से देखा जाए तो रस्साकसी के खेल में, तो रस्साकसी के खेल में ये कि इधर के लोग ज्यादा बल लगा रहे हैं टीम ए के, और टीम बी अगर कम बल लगा रही है तो वो टीम ए अपनी तरफ खींच लेगी टीम बी को, इस तरह टीम ए विनर हो जाएगी। तो ये अनबैलेंस फोर्स का उदाहरण। इसी तरह हमने दोनों फोर्स के बारे में समझ लिया। और गति का पहला समीकरण, गति का पहला नियम हम आप पढ़ लेते हैं कि अब क्या होगा, ठीक है। गति का पहला नियम मैं इस सेशन में पढ़ूंगी, अगले सेशन में आपको मैं गति का द्वितीय नियम, तृतीय नियम और संवेग संरक्षण का नियम भी समझाऊंगी, और मोमेंटम या संवेग क्या होता है इसके बारे में भी समझाऊंगी, ठीक है। न्यूटन बोला जा रहा है फोर्स का, जो हमारा यूनिट होता है ना वो न्यूटन होता है। न्यूटन बाबा के नाम पे न्यूटन होते हैं, ठीक है। यूनिट याद रखना जरूरी है, न्यूटन, ठीक है। तो हम आगे पढ़ेंगे जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यानी वही किसी को इंग्लिश में लॉ ऑफ इनर्शिया बोल देते हैं लोग जड़त्व के नियम को, ठीक है। जड़त्व का नियम क्या है?
जड़त्व का नियम हमसे ये कहता है कि अगर कोई वस्तु गतीय अवस्था में है तो वो गतीय अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहना पसंद करेगी। ठीक है, वो जब तक उसमें कोई अन्य बाह्य बल ना लगाया जाए तब तक वो अपनी स्थिति या फिर अपनी डायमेंशन में परिवर्तन नहीं करेगी। जैसे कि हम बताते हैं कि ये गेंद है, ठीक है, ये रेस्ट पर है, ये रेस्ट पर है, तो जब तक मैं इधर से कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक मैं इधर से कोई भी फोर्स नहीं लगाऊंगी तब तक ये रेस्ट पर ही रहना पसंद करेगी, यानी विरामावस्था पर ही रहना पसंद करेगी। और जबकि दूसरे कंडीशन में हमारे पास एक और बॉल है जो अपनी गति में परिवर्तन, दिशा, अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है। इधर से मैंने इस पे 50 न्यूटन की किक मार दी है, 50 न्यूटन के बल से किक मारती है। ठीक है, किक मारी तो गेंद जो है घूमते घूमते यहाँ तक आ गई, तो यानी अभी ये कितनी ज्यादा तेज मूविंग यानी गतीय अवस्था में आ गई कि जब तक मैं इसे रोकना चाहूँ तब तक ये रुकेगी नहीं, यानी मैं इधर दोबारा कोई बल ना लगाऊं इसे रोकने के लिए तब तक वो नहीं रुकेगी। ठीक है, यही जड़त्व का नियम है। एक है इसमें दिशा, जड़त्व के नियम में दिशा कानून। अब मान लीजिए ये ईस्ट की तरफ जा रही होगी तो ये अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करना चाहेगी। ये है ईस्ट में जा रही तो वो ईस्ट में ही जाएगी, ये कोई दिशा में परिवर्तन नहीं करेगी। ठीक है, इसे कहते हैं जड़त्व का नियम। यानी जड़त्व का नियम ये कहता है कि जब किसी भी वस्तु में कोई भी परिवर्तन ना आए अपने अनुसार, उसे जड़त्व का नियम कहते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं ना, जड़त्व का नियम में कोई वस्तु विराम अवस्था में है वह तब तक विराम अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक उसे हम अन्य बाह्य बल द्वारा गतीय अवस्था में ना लाए, या फिर कोई ऐसी वस्तु जो गतीय अवस्था में है वो तब तक गतीय अवस्था में रहना पसंद करेगी जब तक उसे हम विराम अवस्था में लाने के लिए कोई अन्य बाह्य बल ना लाए। ठीक है, ये जड़त्व का नियम कहलाता है। यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये न्यूटन बाबा के दिए हुए नियम है। तो ठीक है, मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन लिखवा देती हूँ। ये जड़त्व का नियम है। ठीक है, ये उसका भी पहला जो नियम है मैंने वो लिखवा दिया है। अब इसकी जो बाकी की बातें होंगी वो मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगी। अभी के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं आप अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।